सरल भाषा में कहें तो हमारे देश में लोग व्यक्तिगत तौर पर अपनी आय में वृद्धि चाहते हैं, लेकिन वो सरकार की आय में वृद्धि नहीं चाहते, क्योंकि सरकार की आय में वृद्धि का मतलब है टैक्स में भी वृद्धि। टैक्स दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सरकार को नौकरी पेशा लोगों और कॉरपोरेट कंपनियों से मिलता है, और फिलहाल 140 करोड़ लोगों के देश भारत में सिर्फ 6% लोग, यानी 8 करोड़ 22 लाख लोग और कॉरपोरेट कंपनियां ही सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इसे आप इनकम टैक्स भी मान सकते हैं। हमारे देश में सिर्फ 8 करोड़ 22 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। इस हिसाब से देखें तो भारत में डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग बहुत ही कम हैं, सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं 140 करोड़ में से। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पूरा देश सरकार को टैक्स देता है, क्योंकि यह टैक्स जीएसटी के रूप में हर वस्तु पर और हर सेवाओं पर सभी के लिए समान रूप से लगाया जाता है। आप कोई भी चीज बाजार से जब खरीदते हैं, कोई भी सेवाएं खरीदते हैं, तो उस पर टैक्स लग कर आता है। अगर आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स लग कर आता है। कोई भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं, उसमें टैक्स लग कर आता है जीएसटी के रूप में, और उसे आप चुकाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग टैक्स व्यवस्था को गलत मानते हैं, और यह भी कहा जाता है कि भारत की टैक्स व्यवस्था पश्चिम देशों से प्रेरित है, जबकि यह बात सच नहीं है। आज हम आपको राम राज्य की टैक्स प्रणाली के बारे में बताएंगे, जिसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी मूल दोहावली में किया था, और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की भी रचना की थी, जैसा आप जानते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने राजा और प्रजा के लिए उनके बीच में किस तरह के आर्थिक संबंधों की बात कही थी, वो आपको बताते हैं। तुलसीदास ने अपनी दोहावली के एक खंड में बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए और राम राज्य की टैक्स प्रणाली का रूप क्या होना चाहिए। वो एक दोहे के जरिए बताते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को सोखता है तब किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब यही जल बादल के रूप में बरसता है, बारिश के रूप में, तो ये सबको प्रसन्न कर देता है। और टैक्स का रूप भी ऐसा ही होना चाहिए, यानी सरकार को लोगों से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जिससे लोगों को कोई तकलीफ ना हो और उन्हें पता भी ना चले, उन्हें टैक्स का एहसास ना हो, चुभे नहीं। जैसे सूर्य के जल सोखने के दौरान पृथ्वी पर नदियों और समुद्र को कोई एहसास नहीं होता, ऐसे ही एक और दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि टैक्स लग्जरी वस्तुओं पर ज्यादा होना चाहिए और जो बुनियादी जरूरी वस्तुएं हैं उन पर कम से कम होना चाहिए। यह दोहा मैं आपको पढ़कर बताता हूं। मनी मानिक महंगे किए, सहजे त्रन जल नाच, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। इसका अर्थ यह है कि जिन चीजों के बिना मनुष्य का काम चल सकता है उन पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए, लेकिन जिन चीजों के बगैर मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, ऐसी चीजों पर टैक्स कम से कम होना चाहिए। अब सोचिए, राम राज्य की टैक्स प्रणाली आज भी कितनी प्रासंगिक है, और सरकार हमारी जो है वो भी यही कोशिश करती है। लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा टैक्स लगता है, आपने देखा होगा, बड़ी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगता है, महंगे कपड़ों पर टैक्स लगता है, महंगे जो आइटम्स होते हैं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, और जो बुनियादी चीजें हैं, आटा दाल चावल, जो उन पर टैक्स कम लगता है। सिगरेट पर, शराब पर टैक्स ज्यादा लगता है। इसके अलावा एक और दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि नीतिवान और श्रेष्ठ राजा वही है जो अपनी प्रजा से तब टैक्स वसूलता है जब वो इसके लिए सक्षम होती है, लेकिन एक कमजोर राजा की पहचान ये होती है कि वो संकट और अकाल की घड़ी में भी अपनी प्रजा से टैक्स वसूलता है। तुलसीदास के दोहावली के अलावा कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी टैक्स को एक देश के लिए जरूरी माना गया है, और इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के 72वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप कर यानी टैक्स का संग्रहण करना चाहिए। साथ ही राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि टैक्स की व्यवस्था प्राचीन काल से ही है। कभी टैक्स वस्तुओं के रूप में चुकाया जाता था, तो कभी सेवा के रूप में, और आज टैक्स मुद्रा यानी करेंसी के रूप में चुकाया जाता है। हमारे देश में टैक्स को अक्सर एक खलनायक यानी विलेन की तरह समझा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज अगर सरकार लोगों से टैक्स लेना बंद कर दे तो देश में किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम या निर्माण नहीं होगा। सड़कें, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बंद हो जाएंगे, सेना नए हथियार नहीं खरीद पाएगी, सरकार किसी भी
सरकारी कर्मचारी को, किसी भी सैनिक को, किसी भी पुलिस वाले को तनख्वाह नहीं दे पाएगी। अस्पतालों के पास कोई सुविधा नहीं बचेंगी, डॉक्टर्स नहीं बचेंगे, पुलिस नहीं होगी, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होगा, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार दूसरे देशों से कुछ भी आयात नहीं कर पाएगी, आपका पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा और आप भी पैसा होते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे।